प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। स्पीकर देखिए किसका ऑन है, बंद करो। अब आप लोग स्पीकर तभी ऑन करेंगे जब क्वेश्चन पूछना होगा। हमने पिछले जो 2 सत्र लिए ब्रह्मास्त्र क्रिया योग में, उस पर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, जिससे कि क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। जी प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है, बताइए। ये शैव जीवन पद्धति के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। बस सिर्फ अपने संस्कारों से मुक्त हो जाना, पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाना, और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जी प्रणाम, राकेश बात कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी प्रणाम, राकेश बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी मेरा प्रश्न था कि पिछले व्याख्यान में आपने बताया था कि जैसे ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवताओं की भी उम्र होती है, तो वो क्या है, थोड़ा बताएंगे इस बार? ये मैंने कई कार्यक्रम लिए हैं, मेरे वीडियोस आप देखिए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एक और प्रश्न था मेरा। हम्म। अ, जैसे रसास्वादन का विषय था कि इंद्रियां, अभी जैसे हमारी आंखें हैं वो देखती हैं, तो देखने से कुछ अनुभूत होती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारी जीवा को स्वाद का अनुभव होता है। आगे जो क्लास लेंगे उसमें रसास्वादन के क्लास में सारा विषय स्पष्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि हर विचार के अपना रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है। इस तरह हम लोग जब किसी भी दिमाग के अंदर किसी भी विचार को पैदा करते हैं, तो वह विचार अपने प्रभाव से हमारे औरे के प्रवृत्ति को बदल देता है, और यह औरे में प्रवृत्ति का परिवर्तन जब तक होता रहता है तब तक हम रसास्वादन की कामना करते रहते हैं। क्योंकि भगवान शिव का औरा निर्मल है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और वजनहीन है। आवाज कम करो अपना। तो उस वजह से जब तक हमारे औरे की प्रवृत्ति भगवान शिव की प्रवृत्ति से मेल नहीं खा जाती, तब तक हम लोग, परमिशन दो उनको, एक तो लोग देर से आते हैं और फिर पूरा डिस्टर्ब करते हैं, 2 मिनट पहले आने में पता नहीं क्या संकोच है लोगों को। भाई समय से आया करिए, बार बार हर मीटिंग में यही कहना पड़ता है मुझे। नहीं तो फिर YouTube से जुड़ा करिए, मीटिंग मत अटेंड करिए अगर समय से आने के सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है आपके पास। प्रत्येक विचार का जो अपना रूप है, रंग है, प्रकार है, वजन है, ये हमारे औरे को प्रभावित करता है। और भगवान शिव की जो शैव ऊर्जा है, जिससे हमारे जैसे जीव की उत्पत्ति हुई है, वह रंगहीन है, रूपहीन है, आकार प्रकार वजन उसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ शिवलिंगाकार। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अपना औरा है, जब तक वो खंड खंड में, टुकड़े में बटा हुआ है, तब तक किसी भी स्थिति में हम अपने आप को भगवान शिव के अंदर वापस उनके औरे में समाहित नहीं कर सकते। इसलिए हमें निरंतर अपने औरे को शुद्ध करना है, औरे का शोधन करना है। औरे के शोधन के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है, आपको अपने संस्कारों का पोषण बंद कर देना है और पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाना है। ये 2
उपाय हैं जिनसे आपका ऑरा शुद्ध होता है। हमारा मस्तिष्क जो है, इसकी बनावट, इसकी संरचना ब्रह्मांड के एकदम पैरेलल है। उसका एक छोटा बिंब है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर विराजमान है। जैसा कि हमने अपने पहले व्याख्यान में बतलाया था। अब ब्रह्मांड और मस्तिष्क की जब हम कंपैरेटिव तुलना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यूं समझिए कि हमारे मस्तिष्क में एक संदेश को 1 माइक्रोमीटर जाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में ब्रह्मांड में 50 करोड़ प्रकाश वर्ष में संदेश पहुंच जाता है। मतलब हमारे मस्तिष्क का 1 माइक्रोमीटर और ब्रह्मांड का 50 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी, यह तुलनात्मक एक दूसरे के प्रतिबिंब स्वरूप है। इस तरह से हम अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के एक एंड से दूसरे एंड तक की दूरी नाप करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है। ये ईश्वर ने हमें एक विशेष पैरामीटर दिया है, नाप दी। हमारे मस्तिष्क के अंदर 70% इस कपाल के अंदर पानी है, जिसमें मस्तिष्क तैरता रहता है। और ये जो मस्तिष्क उसमें तैरता है, अगर ये पानी कम हो जाए तो मस्तिष्क हमारे कपाल की दीवारों से टकराना शुरू कर देता है, जिससे मस्तिष्क के टिश्यूज को, ऊतकों को क्षति होने लगती है और हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ होने लगता है। कभी भी अगर किसी के ब्रेन में अनावश्यक रूप से गर्मी के दिनों में या किसी अन्य मौसम में ये महसूस हो कि प्यास बहुत लग रही है और मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, तो उस स्थिति में नारियल का पानी अगर आप पीना शुरू कर दें, डेली 3 नारियल, 4 नारियल, 5 नारियल का पानी, तो वह नारियल का पानी सीधे सीधे हमारे ब्रेन के फ्लूइड को बढ़ा देता है और ब्रेन में जो कमी होती है पानी की, उसे वो पूरा करके हमारे मस्तिष्क को पुनः स्वस्थ करता है और हमारे मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, जो उसके टिश्यूज हैं, उनको वो रिपेयर भी करता है नारियल का पानी। इसलिए कभी भी कहीं भी गर्मी के दिन हो या अन्य कोई मौसम हो और अगर प्यास लगे तो प्राथमिकता में नारियल का पानी आप लोग जरूर पिएं। उससे आपके मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि होगी। जिस तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर 70% पानी है और उसमें हमारा मस्तिष्क तैरता है, कपाल के अंदर जो पानी है 70% उसमें मस्तिष्क तैरता है, उसी तरह इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 70% डार्क एनर्जी है और उसमें ग्रह नक्षत्र इसी तरह तैरते रहते हैं जैसे हमारा अपना मस्तिष्क हमारे दिमाग के अंदर के पानी में तैरता रहता है। ये समानताएं हैं। इसी तरह ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा पड़ा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तरह के उल्कापिंड, सबकी एक अपनी ध्वनि है, स्पेसिफिक ध्वनि। आप नेट पर देखेंगे, बृहस्पति की अलग तरह की ध्वनि है, मंगल की अलग तरह की ध्वनि है, शनि की अलग तरह की ध्वनि है। मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा हुआ, मतलब संवाद से भरा हुआ है। और जिस तरह ये ब्रह्मांड ध्वनियों से, संवाद से भरा हुआ है, उसी तरह हमारा जो मस्तिष्क है यह भी 99% वैचारिक तरंगों से भरा हुआ है। अब वैचारिक तरंग को हम कैसे नियंत्रित करें कि हमारी जीवनी ऊर्जा
में संस्कारों का प्रभाव समाप्त हो जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ विधान, कुछ पद्धतियों को खोजा है, जिनका हम आपको अभ्यास कराएंगे। आप उनका अभ्यास करेंगे और उससे धीरे 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 आपके मस्तिष्क के अंदर भी स्थिरता आने लगेगी, संस्कार और पूर्वाग्रह से मस्तिष्क मुक्त होने लगेगा और हम वैचारिक तरंगों से मुक्त हो करके अपने आप को स्थिर कर सकेंगे। और स्थिर करने पर हमारा जो ऑरा है, ऑरे की जो ऊर्जा है, वह शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और वह जब शुद्ध हो जाएगी तो हमारे ऑरे की ऊर्जा की शुद्धता इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या हम वापस शिव ऊर्जा में समाहित होने के लिए तैयार हो गए हैं या अभी कुछ समय लगेगा। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न नहीं है इसका मतलब। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। जो आपने माइक्रो सेकंड की और ये बताई है, इसको मैं नहीं समझ पाया। फिर बता दो। जी। मैं ये कह रहा हूं, एक माइक्रोमीटर तक, स्पीकर ऑफ करिए तुरंत पहले। जी 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 स्पीकर पर विशेष ध्यान रखा करिए। जी जी क्षमा चाहता हूँ। सुनिए, एक माइक्रोमीटर में संदेश जाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में हमारे ब्रह्मांड में एक संदेश को 50 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगता है। मतलब यह है कि हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन के अंदर, टिश्यूज में, ऊतक में एक माइक्रोमीटर में जितना समय संदेश को पहुंचने में लगता है, उतना ही समय ब्रह्मांड के 50 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी में लगता है। अर्थात एक माइक्रोमीटर बराबर 50 करोड़ प्रकाश वर्ष। अर्थात हमारे ब्रेन को अगर नापा जाए और इसमें न्यूरॉन्स के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक की जो दूरी है, जहां पर संदेश एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाता है, उतनी दूरी अगर हम नाप लें और उसको 50 करोड़ प्रकाश वर्ष प्रति माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड का ओर छोर कितनी दूर है। ये मैं कहना चाहता हूँ। समझ में आ गया? धन्यवाद गुरु। और कोई प्रश्न किसी का, और कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ाएगा। जी, यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए बेटा। हमारे ऑरा के शुद्धिकरण का हमारी कुंडलिनी जागरण या चक्रों से भी कुछ संबंध है? हाँ है, उसको मैं अभी बताऊंगा। जी, कुंडलिनी जागरण भी बताऊंगा और चक्र परंपरा भी बताऊंगा। ये पूरा का पूरा जितनी भी चीजें आपने आज तक सुन रखी हैं, ये सब शैव तंत्र का ही अंश है। और चक्र क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किस चक्र में कितनी नाड़ी होती है, किस चक्र के अधिष्ठाता देवता कौन है, वहां ऊर्जा का संचलन कैसे होता है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, इला नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सहस्त्रधार क्या, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जी, धन्यवाद। चलिए थोड़ा और कुर्सी घुमाओ। अब एक बिंदु और समझ लीजिए। मैंने कहा है कि ब्रह्मांड की जो स्वरूप है, जितना ये अखिल ब्रह्मांड आपको खरबों खरब किलोमीटर में बिखरा दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से से हुई। और यह सकल ब्रह्मांड जब अपना पूरा विस्तार ले लेगा
तब इस ब्रह्मांड में संकुचन की प्रक्रिया शुरू होगी और वह संकुचन की प्रक्रिया वापस सब कुछ समेटना शुरू होगा और होते 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 वह वापस अपने सुई के नोक के 1 करोड़वें अंश के अंदर ही समाहित हो जाएगी। ये ब्रह्म तत्व है जो शिव ऊर्जा के संपर्क से विस्तार लेती है और शिव ऊर्जा के संकुचन से अपने को समेटना शुरू करती है और फिर शिव ऊर्जा के त्याग कर देने पर अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। जैसे मनुष्य है, काल के प्रवाह में मनुष्य का शरीर, रंग, रूप, आकार बढ़ता है, लेकिन मनुष्य और सभी जीव जंतु बढ़ तो सकते हैं, काल के साथ आगे तो जा सकते हैं, लेकिन काल के साथ पीछे जाने की क्षमता इन लोगों के पास किसी के पास नहीं। क्यों नहीं है? कारण उसका समझ लीजिए। क्योंकि अकेला ब्रह्मांड ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसी स्थूल चीज है जो ब्रह्म तत्व से निर्मित है। बाकी अन्य जितने भी ग्रहों पर जो भी जीव निवास करते हैं वह ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्वों के समावेश से शरीर धारण करते हैं। इसलिए हमारा ब्रह्म तत्व तो सिकुड़ सकता है, लेकिन जो अन्य तत्व हैं, जैसे पृथ्वी पर रहने वाला जो व्यक्ति है, ये चतुर्तत्वीय है। मतलब पानी भी है इसके अंदर, अग्नि भी है, पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आत्मा स्वरूप में आकाश तत्व भी है। तो आकाश तत्व तो निकल के बाहर चला जाता है मृत्यु होने पर, लेकिन ये जो 4 तत्व हैं, अग्नि तत्व ये सबसे पहले शांत हो जाता है, इसके बाद वायु तत्व ये शांत होता है, फिर जल तत्व शांत होता है, फिर पृथ्वी तत्व शांत होता है। तो ये जो 4 तत्वों का क्योंकि सहयोग लेकर के हमारे शरीर का, हमारे पिंड का निर्माण होता है, इसलिए हम काल के प्रवाह में शिव तत्व और आकाश तत्व को तो अलग कर लेते हैं, लेकिन बाकी 4 तत्वों में हमारा शरीर मृत्यु के उपरांत भी पिंड रूप में यहीं छूट जाता है, जिससे यह 4 तत्व स्वतः काल की गति में समाप्त करते हैं। पानी शरीर को सड़ा देता है, वायु इसकी बदबू करके इसको सुखा देता है, सड़ने के बाद खत्म कर देता है। इसमें जो ये है पृथ्वी तत्व है, ये हड्डियों को गलाकर अपनी मिट्टी में शामिल कर लेता है। इस तरह से ये 5 तत्व में से 4 तत्व जिससे यह पिंड निर्मित है, यह चारों तत्व वापस इस पिंड को अपने अंदर ही समेट लेते हैं, लेकिन वह प्रोसेस लंबा होता है। इसलिए हम लोग उस लंबे प्रोसेस का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि शरीर को अग्नि को समर्पित करके, अग्निदाह करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा न करें तो प्रकृति धीरे 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 इस पूरे के पूरे शरीर को अपने अंदर सोख कर समाहित करके खत्म कर लेती है। जो लोग अग्नि को शरीर नहीं सौंपते हैं, जिस धर्म में जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या और दूसरी जो भी प्रक्रिया करते हैं, उन सभी के शरीर काल के साथ धीरे धीरे चतुर्तत्वीय शरीर, चारों तत्व अपने अपने रूप में अपने पिंड के अंदर के अंश को अपने अंदर सोख करके समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक मेरा विषय समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ा। तो मैंने ये बताया कि जिस तरह सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से ब्रह्मांड का निर्माण, तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है? पूरे के पूरे सभी तत्वों में परमाणु ऊर्जा समाहित है जो विस्तार है। अब अगर यह परमाणु ऊर्जा पूरी की पूरी सोख ली जाए, निकाल ली जाए, तो आज यह समस्त ब्रह्मांड वापस सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश के बराबर हो सकता है। जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर जो परमाणु ऊर्जा का संचालन होता है, यह परमाणु ऊर्जा का संचालन
अगर हटा दिया जाए तो यह शरीर पूरा का पूरा श्रिंक होने लगेगा, और श्रिंक होते होते ये एक चीनी के छोटे से दाने के बराबर तत्व में बदल जाएगा। तो वह चीनी के छोटे से दाने के बराबर से आज जो इतना बड़ा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, यह उस तत्व के अंदर परमाणुओं का संचरण है, जिससे हमारे तत्व का विस्तार होकर के हम लोगों को वह तत्व के रूप में विस्तृत एक आकार लेकर दिखाई देता है। यहां तक विषय समझ गए आप लोग? अब मैं आगे बढ़ूं? जी गुरुजी आगे बढ़िए। हाँ, मनुष्य का ये मैंने शरीर की संरचना, शरीर की बनावट, शरीर की कार्यशैली, सारी चीजों पर प्रकाश डाला। अब हम लोग मानसिक शक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क के मध्य में, जहां पर लेफ्ट और राइट ये दोनों ब्रेन आकर जोड़ते हैं, उनके बीचों बीच एक छोटा सा चावल के दाने के बराबर ग्लैंड होता है, उसे कहते हैं पीनियल। इसी को अपने यहाँ शास्त्रों में ब्रह्मांध्र कहा गया है। ब्रह्मांध्र जो है, इसी में ब्रह्म ऊर्जा अर्थात आत्मा का इसी के अंदर निवास होता है। इसकी आकृति अंगूठे की आकृति से मेल खाती है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो चावल के दाने के बराबर है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा, जिसे मेडिकल साइंस में पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे पूरे के पूरे ब्रेन के टिश्यू और न्यूरॉन्स फंक्शन को समेटे रहती है। जिस क्षण यह ब्रह्मांड की ऊर्जा निकलती है, उसी क्षण हमारे मस्तिष्क के अंदर जो क्रियान्वयन है वो पूरा डिके होना शुरू हो जाता है, और बिखराव शुरू हो जाता है, और टिश्यू फैलकर फटने शुरू हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड को हमारे यहाँ योग में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक ग्लैंड कहा गया है, और यह दोनों मस्तिष्क के मध्य में मिड ब्रेन, जिसे मेडिकल साइंस में कहते हैं, उनके भी केंद्र में एक चावल के दाने के रूप में स्थापित है। यही हमारे पूरे के पूरे न्यूरो सिस्टम को बॉडी के चलाता है। आपका हाथ है, पैर है, दिमाग है, पाचन शक्ति है, सारी चीजें, जितनी भी चीजें चलती हैं, ये ठीक उसी तरह चलाता है जैसे कि प्रकृति की आवश्यकता होती है। और जिस तरह ये ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क के अंदर रह करके समस्त मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क की ऊर्जा से शरीर को चलाता है, ठीक उसी तरह भगवान शिव की जो शैव ऊर्जा है, जो शिवलिंगाकार है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित है। जैसे हमारे मस्तिष्क के केंद्र में मिड ब्रेन के अंदर ब्रह्मांड स्थापित है, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में शिव ऊर्जा स्थापित है। वह शिव ऊर्जा ही समस्त ब्रह्मांड के ग्रहों, नक्षत्रों को उनकी ग्रेविटी फोर्स से, उनके गुरुत्वाकर्षणीय शक्ति के प्रभाव से समेटे हुए। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड हमारे ब्रेन के टिश्यूज को समेटे हुए है। अगर ये ब्रह्मांड से जीवनी ऊर्जा हट जाए तो हमारे ब्रेन के टिश्यूज फैल करके फट के खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब भी ईश्वरीय का वह स्वरूप, ईश्वरीय ऊर्जा का वह स्वरूप जो ब्रह्मांड के केंद्र के अंदर शिव औरे के रूप में विराजमान है, वह अगर किसी कारण से वहां से हटा दिया जाए तो यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड बिखर के आपस में लड़कर गुरुत्व बल की विहीनता के कारण नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड की ऊर्जा
जो ब्रह्मांड को नियंत्रित, अनुशासित, संचालित और संग्रहित रखती है, उस ऊर्जा को जागृत करके, उस ऊर्जा का ध्यान करके हम अपने ब्रह्मांड के ऊर्जा को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। और जब कई गुना बढ़ेगी तो उसका लाभ हमको अपने योग साधना पद्धति के अंतर्गत प्राप्त होगा। यहाँ तक विषय समझ में आ गया ना आप लोगों को मेरा? जी गुरु जी। ठीक। जी अब गुरु जी। मानव मस्तिष्क के अंदर जिस तरह न्यूरॉन्स स्पार्क करते हैं, एक न्यूरॉन्स इधर है, एक इधर है, इसके बीच में स्पेस होती है। ये न्यूरॉन्स जब स्पार्क करते हैं तो वो जो बीच की स्पेस होती है, वह स्पेस के अंदर ध्वनिया, उस स्पेस के अंदर अग्नि तत्व, उस स्पेस के अंदर याददाश्त, ये सब रिकॉर्ड होती चली जाती है। पहले जो लोग टेक्नोलॉजी के होंगे वो डीवीडी बर्न करते थे। बर्न करने का मतलब क्या है? वो जला नहीं देते थे, बल्कि उस डीवीडी को जो सिस्टम होता था, उस सिस्टम के द्वारा उसके अंदर छोटे 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 अरबों स्थान बना दिए जाते थे, जिनके अंदर एक मेमोरी रिकॉर्ड हो। ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के अंदर भी जब न्यूरॉन्स स्पार्क करते हैं तो एक निश्चित तरह की रिकॉर्डिंग होती चली जाती है। और यह रिकॉर्डिंग जो होती है, ये रिकॉर्डिंग बार बार जब होती है तो वो संस्कार का पार्ट बन करके हमारे चित्त के अंदर संस्कार में चली जाती है। और अगर बार बार ये रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमारे जीवन काल के साथ ही यह रिकॉर्डिंग यही इसी पृथ्वी पर छूट जाती है। इसलिए मस्तिष्क के ये जो न्यूरॉन्स का स्पार्क है, ये कंट्रोल करना चाहिए। न्यूरॉन्स का स्पार्क जितना हम कंट्रोल करेंगे, उतना बर्न होने से हमारे न्यूरॉन्स के टिश्यूज बचेंगे, जिससे हमारी मेधा शक्ति और हमारी साधना शक्ति का विकास होगा। जैसे न्यूरॉन्स में स्पार्क होता है, ठीक उसी तरह इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में हर ग्रह पर उल्कापात होता है। जैसे न्यूरॉन्स स्पार्क करके अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरी बनाते हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड के अंदर उल्कापात हो करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये अलग अलग ग्रहों के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, अपने स्थान छोड़ देते हैं, अपने चिन्ह छोड़ देते हैं, जो कि करोड़ों करोड़ साल तक एज इट इज बने रहते हैं। इसीलिए जब हमारे सौरमंडल में कहीं कोई बड़ा उल्कापात होता है तो उस दौरान हमारे यहाँ भी जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, उनके मस्तिष्क के अंदर एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके मस्तिष्क का टिश्यू तेजी से बर्न होना शुरू हो जाता है, उसमें तेजी से नुकसान होने लगता है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए हमें शैव ऊर्जा की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि ब्रह्मांड के अंदर भगवान शिव के प्रभाव से जिस तरह सभी ग्रह पर उल्कापात होने के बाद वह ग्रह अपनी व्यवस्था में सुरक्षित संचालित होते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी सुरक्षित और संचालित होता रहे। इसी व्यवस्था का हिस्सा ये है कि जैसे हमारे ब्रह्मांड में रोज रोज नित्य नए तारे बनते हैं, पुराने तारे विलुप्त होते हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है। अरबों अरब तारे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है। उसी तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर भी करोड़ों करोड़ कोशिकाएं बनती हैं, नष्ट होती हैं, फिर बनती हैं, फिर नष्ट होती हैं। मतलब कुल कहने का तात्पर्य एक लाइन का ये है कि इस अखिल ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित हो रहा है,
वह सारा कुछ सब कुछ हमारे इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में भी घटित होता है, वैसे ही घटित होता है जैसे कि अखिल ब्रह्मांड में घटित होता है। अब हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं या चीजें करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने सैटेलाइट भेज दिया, वो अंतरिक्ष में कहीं घूम रही है, पृथ्वी को उससे कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, तो हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं, हमारे मस्तिष्क पर भी वह कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है। इसीलिए जहां पर जिनके घरों में कंटिन्यू वाईफाई ऑन रहते हैं, या जो लोग 2-3 तरह के मोबाइल के डाटा रखते हैं अपने पास, कंटिन्यू यूज करते हैं, या जो लोग अपने घरों के अंदर ऐसा कोई भी जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक किसी भी तरह की वेव्स को जनरेट करने का कोई भी इक्विपमेंट रखता है, तो उनके घरों में प्रायः देखा जाता है कि लोगों में मति भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। मति भ्रम से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के याददाश्त का समय है, टेन्योर जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, और जब याददाश्त का टेन्योर छोटा हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे आप अपने आत्मविकास को करने की जगह पर अपने मस्तिष्क की समस्त संपूर्ण ऊर्जा अपने सर्वाइवल के लिए लगाना शुरू कर देते हैं, और सर्वाइवल में ही पूरा जीवन लगा देते हैं, आत्मविकास नहीं कर पाते हैं, अपनी आत्मरक्षा में ही पूरी ऊर्जा लग जाती है, आपका आत्मविकास नहीं हो पाता है। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? जी गुरु जी। जिस तरह पीनियल ग्लैंड होती है, उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। एक ठो पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के मध्य में चावल के दाने के बराबर होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत बड़ी नहीं होती है, ये भी एक मटर के दाने के बराबर होती है। लेकिन ये कहाँ होती है? यह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कपाल के अंदर जिस जगह जाकर खत्म होती है उसके ऊपरी सिरे पर होती है। अब अभी कोई साथी पूछ रहे थे, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी के हार्मोन्स को बदलने में, हार्मोन्स को जनरेट करने में, हार्मोन्स को रिलीज करने में, और रिलीज हो रहे हार्मोन्स को रोकने में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसीलिए इस ग्लैंड को पीनियल के बाद शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड के रूप में कहा गया है। जीवनी ऊर्जा हमारी नाभि में, और नाभि से वह जीवनी ऊर्जा ऊपर की ओर धीरे 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 बढ़ती है। जब वह आज्ञा चक्र क्रॉस करती है तो वह इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से जाकर के ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाती है, और फिर वहां पर मस्तिष्क की सभी क्षमताएं, जो 1000 तरह के टिश्यूज एट ए टाइम जो वहां जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं। वैसे कितने एक्टिव रहते हैं? 30-40, मतलब 3%, 4%। और जब जीवनी ऊर्जा का संचरण होते 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 इस सुषुम्ना नाड़ी से मस्तिष्क के कपाल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में होकर के वहां से जब पीनियल ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है, तो वह पीनियल ग्लैंड में जीवनी ऊर्जा के प्रवेश करते ही वह पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के पूरे 1000 नस नाड़ियों को तुरंत एक्टिव कर देती है। इसीलिए उस स्थिति को कहते हैं सहस्त्रधार जागृत हो जाना। जब सहस्त्रधार जागृत होता है तो क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जहां कहीं जो भी कुछ हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है, यह सब कुछ व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है,
स्मरण कर सकता है और उसका बखान कर सकता है। मतलब कि पांचों ज्ञान इंद्रियां जो अभी तक सीमित थी वह उस अनंत की शक्ति से जुड़ जाती हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियां अद्भुत इस समस्त ब्रह्मांड की सारी सूचनाओं को इस भौतिक पिंड के माध्यम से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती हैं। यह सभी के साथ हो सकता है क्योंकि सभी ईश्वर का ही अंश है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ होगा आपके साथ नहीं होगा, या किसी बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा के साथ ही होगा, हम सांसारिक व्यक्ति हैं हमारे साथ कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये सभी के साथ होगा, कभी भी होगा, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि जीवनी ऊर्जा को जो नाभि में है, मणिपुर चक्र में, इससे ऊपर की तरफ बढ़ाना है, अनहद की तरफ बढ़ाना है, हृदय स्थान की तरफ, फिर कंठ में लानी है, फिर कंठ के बाद आज्ञा चक्र में लानी है और आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रधाम। इसकी एक यौगिक प्रक्रिया है। उस यौगिक प्रक्रिया का पूरा स्वरूप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहली जरूरी क्या है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, शैव जीवन शैली में काम और क्रोध ये दो ऊर्जाएं हैं। वैष्णव जीवन शैली में काम और क्रोध ये दो विकार हैं। ये बेसिक अंतर है वैष्णव जीवन शैली और शैव जीवन शैली के मध्य में। जब हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, यह दो को एक्टिव करने की बात पैदा होती है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी भूमिका पता है किसकी होती है? वो होती है लेसिथिन, जो कि फास्फोरस का एक सूक्ष्म स्वरूप है, एक पदार्थ। लेसिथिन हमारे पूरे के पूरे परमाणु ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा पूरे के पूरे ब्रह्मांड के परमाणु ऊर्जा को हमसे जोड़ती है। यह फास्फोरस के एक छोटे से अंश से सूक्ष्म रूप में हमारे मस्तिष्क के अंदर एक रसायन के रूप में चिपचिपे लसलसे पीले रंग का यह रसायन होता है, उस रूप में हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान होती है। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? गुरुजी पुलिस बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी ये एक बार दोबारा परमाणु ऊर्जा, एक बार इसकी संरचना समझा दीजिए। मैं फिर से समझा देता हूं। मस्तिष्क के अंदर दो ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है पीनियल, जो मानव मस्तिष्क के ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट के मध्य में जो मिड ब्रेन है उसके अंदर स्थापित होती है। यह पीनियल ग्लैंड चावल के दाने की आकृति के बराबर है, शिवलिंगाकार है। इसका स्वरूप अंगूठे जैसा होता है, लेकिन आकृति इसकी छोटी होती है, चावल के दाने के बराबर। आत्मा इसी के अंदर निवास करती है और शरीर जब छोड़कर जाती है तो वो इसी ग्लैंड से बुद्धि, चित्त, संस्कार को लेकर चली जाती है। और दूसरी ग्लैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां पर रीढ़ की हड्डी कपाल के अंदर प्रवेश करती है, वहां पर एक मटर के दाने के बराबर छोटा सा ग्लैंड होता है।
जो पूरे के पूरे बॉडी के हार्मोनल स्ट्रक्चर को बनाता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उस हार्मोन्स को रिलीज करता है और रिलीज होने से रोकता भी है। ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। अब यहां तक स्पष्ट हो गया पीनियल ग्लैंड क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, समझ में आ गई बात? जी गुरुजी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह हमारे नाभि में जो जीवनी ऊर्जा है, जो माँ के गर्भ में नाल से जुड़ी हुई ऊर्जा है, जिसमें जीवन का समस्त सत रज तम तीनों तरह का सत अंश रूप में मौजूद है। इसीलिए अब आप देखिए मेडिकल साइंस में इलाज करने के लिए बच्चे के गर्भ की नाल को काट करके सुरक्षित रख लिया जाता है, उसका बैंक बना दिया गया है और उसमें 20-20 लाख रुपए दे करके लोग अपने बच्चे की नाल को सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे भविष्य में कोई घातक से घातक बीमारी हो जाए तो उस नाल के अंदर के रसायन से औषधि के साथ सम्मिश्रण करके व्यक्ति को दे देने से व्यक्ति का जीवन बच जाता है। ये मेडिकल साइंस यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो हमारी जो ये मणिपुर चक्र है, नाभि स्थान जो है, हमारी जीवनी ऊर्जा यहाँ निवास करती है। इससे जब नीचे की तरफ जाती है, लिंग की तरफ जाती है, योनि की तरफ जाती है, तो ये प्रजनन करती है, सृष्टि संचालन में अगली पीढ़ी को तैयार करती है। और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से, मतलब कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस है वह सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से होती हुई यह जीवनी ऊर्जा जब पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाती है साधना के द्वारा, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये पीनियल में प्रवेश कर जाती है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड से पीनियल में यह प्रवेश करती है तो पीनियल में प्रवेश करते ही हमारे मस्तिष्क के अंदर 1000 तरह की जो ईश्वरीय ऊर्जाएं विलुप्त प्राय होती हैं वह सक्रिय हो जाती है। वरना सामान्य जीवन यापन के लिए 30 से 40 तरह की ही ऊर्जाओं से हम अपना संपूर्ण जीवन जी लेते हैं, लेकिन जब जीवनी ऊर्जा वहां तक पहुंच करके पीनियल में हिट करती है, पीनियल में पोषण देती है, तो वहां से 1000 तरह की नसों का फैलाव होता है, विस्तार होता है। और वह जब सक्रिय हो जाता है तो कहते हैं सहस्त्रधार जागृत हो गया। और जब सहस्त्रधार किसी व्यक्ति का जागृत होता है तब क्या होता है, उस सहस्त्रधार के जागृत होने पर सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक की समस्त घटनाओं को व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है, विश्लेषण कर सकता है और अपने आप को उसके अनुरूप तैयार कर सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? जी गुरुजी। ठीक, कौन है, नाम बताइए। गुरुजी पुनीत बोल रहा था। पुनीत जी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। फास्फोरस एक तत्व है, मेडिसिन में यूज होता है। इस फास्फोरस का ही एक अंश है जिसे हम कहते हैं लेसिथिन। ये लेसिथिन जो ब्रेन के अंदर केमिकल है, ये पीले रंग का चिपचिपा टाइप का एक द्रव्य होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, बहुत थोड़ी मात्रा। लेकिन ये लेसिथिन ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, इन दोनों को सक्रिय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेसिथिन किससे बनता है? लेसिथिन बनता है मनुष्य के वीर्य, या अगर कोई महिला है तो उसके रज से। इसलिए वीर्य को संरक्षित रखने का जो हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान था 25 वर्ष की आयु तक, उसके पीछे मूल कारण यही था कि फ्रंटल ब्रेन, अग्रभाग मस्तिष्क का जो है, यह 25 वर्ष की आयु तक विकसित होता रहता है।
और इसके विकसित होने पर व्यक्ति की दृष्टि विकसित होती है, जिसे कहते हैं मैच्योर होता है। जब वीर्य का क्षय करते हैं या रज का कोई महिला निरंतर क्षय करती है तो हमारा फ्रंटल ब्रेन को फूड मिलना बंद हो जाता है, और जब फ्रंटल ब्रेन को फूड मिलना बंद हो जाता है तो उसके ब्रेन का प्रॉपर उतना डेवलपमेंट नहीं होता है जो डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो लेसेथिन की है। इसको बाहर से बना करके इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, ये ब्रेन का एक नेचुरल प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, और ये बाय प्रोडक्ट ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित और संचालित करता है। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? जी। अब गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, पुनीत बोल रहा हूँ। ये जैसे जीवनी ऊर्जा ऊपर को उठती है तो क्या हम फील करते हैं ये ऊपर उठ रही है? बिल्कुल फील करते हैं। जब मनुष्य के अंदर, पहले हम अपना विषय कंप्लीट कर लें क्योंकि प्रश्न से फिर विषय भटक जाता है। ठीक है जी। मनुष्य जो भी भोजन करता है, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, आप मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उस सारे भोजन से शरीर एक रस को, एक ल्यूकेट को निकालता रहता है। आप सात्विक करेंगे तो सात्विक ल्यूकेट निकलेगा, आप सात्विक नहीं करेंगे तो रजोगुणी ल्यूकेट निकलेगा, और अगर आप तमोगुणी पदार्थों का सेवन करते हैं तो तमोगुणी ल्यूकेट निकलता है, लेकिन निकलता है। फिर ये जो रस निकलता है भोजन से, ये रस रक्त में बदल जाता है। मतलब आप चाहे जिस रंग का चाहे जो खाइए, हरा खाइए, नीला खाइए, पीला खाइए, काला खाइए, सफेद खाइए, कुछ भी खाइए, रस निकलने के बाद यह लाल ही होगा, रक्त बनेगा। किसी का ऐसा नहीं है कि वो पालक ज्यादा खाता है तो उसका हरा खून निकलने लगेगा ना, या कोई दूध ज्यादा पीता है तो उसका खून सफेद निकलने लगेगा, नहीं। रस के बाद रक्त बनने का जो प्रोसेस, ये पूरा का पूरा ईश्वरीय कमांड के अंतर्गत है, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं। तो रस व्यक्ति के आहार से निकलता है, उस आहार से निकले हुए रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस में वृद्धि होती है, मांस से मैदा, फैट में वृद्धि होती है, और फैट के अंश से अस्थियों का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है। अगर आपका रस दूषित है तो रक्त भी दूषित होगा, और रस दूषित होगा तो आपका मांस दूषित होगा, आपको तरह तरह के त्वचा रोग होंगे ही, और जब तरह तरह के त्वचा रोग होंगे तो आपकी बॉडी में मैदा, फैट के रूप में जो एनर्जी स्टोर है वह दूषित होगी, और वह जब दूषित होगी तो अस्थि, हड्डी का जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर है, ये हड्डी का ढांचा भी उतना पौष्टिक पोषक नहीं रहेगा। फिर यह अस्थि का जो ढांचा है, इसके बीच में एक सुरंग होती है, छेद होता है। जो लोग मांसाहारी हैं, देखिए बकरी अकरी की टांग काटी जाती है तो उसके अंदर एक नल्ला होता है, छेद। उसी तरह मनुष्य में भी उस नल्ले के अंदर जो ल्यूकेट होता है उसको कहते हैं मज्जा, और उस मज्जे से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, शुक्राणु का निर्माण करती है, और यह शुक्राणु मनुष्य के मस्तिष्क में निर्मित होते हैं हार्मोन के रूप में, और वह
अंडाशय, अंडकोश के तरल के साथ शरीर के बाहर आते हैं वीर्य के रूप में। इसीलिए बहुत लोगों को आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि उनके अंडाशय में तरल तो निर्मित हो रहा है, लेकिन उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से शुक्राणु के निर्माण नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आप लोग नपुंसकता की सुन रहे हैं, आजकल हो रही है, नहीं हो रही बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में? जी हो रही है। क्या है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर हिट किया जा रहा है जैविक हमले के द्वारा, ये बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि किसका पिट्यूटरी ग्लैंड कितना डैमेज, नहीं पता चलता। लेकिन यह पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन निर्मित होता है वही शुक्राणु का निर्माण करता है, और वह शुक्राणु व्यक्ति के अंडकोश के तरल के साथ बाहर निकल करके वीर्य संचरण करता है, जिससे कि गर्भधारण होता है। यह पूरा का पूरा जो चक्र है, इस चक्र में 40 दिन का समय लगता है। इसीलिए जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो यदि 40 दिन तक शारीरिक संबंध नहीं करते और भोजन उनका तमस है या रजोगुणी है, तो उनको स्वप्न दोष की शिकायत हो जाती है। वीर्य स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अधिक तीव्र भोजन करने से उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और हीट को एब्जॉर्ब ना कर पाने के कारण वह शुक्राणु को रिलीज कर देता है, और जब वह शुक्राणु को रिलीज कर देता है तो व्यक्ति को स्वप्न दोष हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आहार में बस सिर्फ भोजन को नहीं गिना गया, आहार, विहार, विचार, ये तीनों का समग्र रूप आहार है। इस पर मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगा। तो हमको जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है ब्रह्मास्मि क्रिया योग में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पर काम करने की जरूरत। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, अगर इन दो पर हमने अपना अधिकार जमा लिया, नियंत्रण कर लिया, तो आपका ब्रह्मास्मि क्रिया योग जागृत हो जाएगा। और यह जब जागृत हो जाएगा तो आप सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हुए भी इस प्रकृति के समस्त ऊर्जा संचरणों पर अपना संपर्क और नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे। ये कैसे होगा, ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहां तक किसी के मन में कोई शंका, कोई दुविधा, कोई बात हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी प्रणाम, सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे ब्रेन में 70% तरल पदार्थ है जिसमें हमारा ब्रेन फ्लोट करता है। जब हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब जाते हैं 2D नेचर के पास में या पशु पक्षियों के साथ में, जिसी भी चीज के साथ हम उसका समय जब गुजारते हैं, तो उसका जो मेल मिलाप है संवाद के लिए, वो कैसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और कैसे वो उसको इनटेक और आउटटेक करते हैं दोनों। हाँ। शब्द धोते हैं जी। शब्दों से कभी भी विचार व्यक्त नहीं होते। शब्द बस सिर्फ अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, विचार नहीं। विचार मानसिक तरंगों से व्यक्त होते हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है वह ईश्वरीय ऑरे का अंश है, और यही पीनियल ग्लैंड की जो ऊर्जा है वो इस सृष्टि में जितनी भी चीजें जीवित दिख रही हैं, जितनी भी चीजें चलायमान दिख रही हैं, जितनी भी चीजों में हलचल दिख रही है, चाहे वह
जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, कुछ भी हो, इन सभी के अंदर वही ऊर्जा मौजूद है जो आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर मौजूद है। आप अपने पीनियल ग्लैंड के अंदर से भावनाओं को किसी भी दूसरे के पीनियल ग्लैंड के अंदर भेज करके उन्हें अपना भावनात्मक संदेश दे सकते हैं। इसके लिए किसी शब्द की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण, हम लोग एक भाषा सीखने में अपने जीवन के 30 साल लगा देते हैं। बहुत ज्यादा 2 सीख लेते हैं, 3 सीख लेते हैं, 5 सीख लेते हैं बस। लेकिन जितने जीव जंतु हैं, वो इस पृथ्वी की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो न जानता। कुत्ते से आप फ्रेंच में बात कर लो, रशियन में बात कर लो, ऑस्ट्रेलियन में बात कर लो, अफ्रीकन में बात कर लो, पंजाबी में बात कर लो, गुजराती में कर लो, तमिल में कर लो, कन्नड़ में कर लो, वो सब समझ रहे हैं। जो मालिक बोल रहा है वो समझ रहा है, लेकिन वह समझ शब्दों से नहीं रहा। शब्द तो थोथे हैं। वह समझ अपनी एकाग्रता से, अपने पीनियल ग्लैंड से, मालिक के पीनियल ग्लैंड से संवाद करके समझ रहा है, शब्द से नहीं समझ रहा। ये सही है या नहीं? आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं? हाँ जी गुरुजी, ये महसूस किया है जी। गाय है, कुत्ता है, पशु पक्षी है, कोई भी हो, वह किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद कर लेता, किसी भी प्रकृति के साथ संवाद कर लेता, पेड़ पौधे, मछली, डायनासोर, सबके साथ संवाद कर लेता। कैसे कर लेता? वो उसकी भाषा नहीं जानता, फिर भी कर लेता, क्योंकि वह अपने पीनियल ग्लैंड से, उसके पीनियल ग्लैंड से संवाद करके संपर्क कर लेता। भाषा की, शब्दों की कोई जरूरत नहीं होता। अब आप क्या कह रहे थे सुशील जी, फिर बोलिए। मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारे ब्रेन में तो 70, वो बात समझ में आ गई मेरे को कि 70% लिक्विड है, उसमें ब्रेन ट्रैवल मतलब तैरता रहता है। बट बाहर की जितनी भी चीजें थी जो प्रकृति से संबंधित हैं, सारी की सारी, चाहे डेड है या लाइव है, बट उनमें ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता था। तो वो कैसे करते थे, बस वो बिल्कुल मिल गया आंसर। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें लिक्विड नहीं? जो अभी तक की अनुभूति है उसके आधार पे, नहीं, नॉट टू द प्रैक्टिकल ना जी। हर एक में लिक्विड होता है, चाहे वो कितना भी मजा कोई भी हो, इवन पेड़ पौधों में भी होता है, चाहे वो डस्ट का कोई कण भी क्यों ना हो, को बिल्कुल होगा। ओके होगा ही। जी जी जी, ठीक है जी गुरु जी, ठीक है। अब हम लोग, आज 9 बज गया है, एक छोटा सा अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास की एक अनुभूति करेंगे और अनुभूति पर चर्चा करके आज का सत्र पूर्ण करेंगे। किसी प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अभी कर लीजिए, जिससे कि फिर बात को कोई संशय मन में न रह जाए। जी गुरुजी, मेरा एक बार ये जो आपने मंत्र दिया था ना, एक बार धीरे धीरे बोल के दोबारा उच्चारित कर दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा। आप सब लोग ये बताइए कि अपनी अपनी बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर चुके हैं या नहीं? जी गुरु जी। तो सभी साथी एकदम आराम से सुव्यवस्थित तरीके से बैठ जाइए, बहुत इजी बैठ जाइए। अगर परिवार का कोई हो तो कहो भाई अभी डिस्टर्ब मत करो, 10 मिनट, बस सिर्फ 10 मिनट का खेल है। सब लोग बैठ जाए तो हाँ करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जी गुरु जी बैठ गए जी। जी हाँ गुरु जी। जी गुरु जी बैठ गए। जी गुरु जी बैठ जाने के बाद सब लोग माइक ऑफ कर देंगे और कैमरे ऑन कर देंगे, जिससे मैं आप लोगों को देख सकूं। अब हमने जो मंत्र आज भेजा था अभ्यास के लिए, उस मंत्र के उच्चारण के पूर्व, माइक कहाँ चले गए?
ये देखो स्पीकर किसका ऑन है, बंद करो, कैमरा खुला रहेगा, स्पीकर बंद रहेगा। यहीं बैठो। अब सभी लोग जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। ये बड़ी वाली उंगली जो शनि की उंगली है, ये साधना की उंगली है। वैष्णव जीवन शैली में तर्जनी बृहस्पति की उंगली का सबसे अधिक महत्व बताया गया। शैव जीवन शैली में शनि देवता ध्यान और वैराग्य के देवता है, इसलिए शनि की उंगली का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया। आप सभी लोग अपने मस्तिष्क के दोनों भौं के ऊपर एक जगह आप छू कर देखिए, हल्का सा गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा, आपका दिख रहा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी, दिख रहा है। जी जी। अब इसी गड्ढे पर आपको बार बार 108 बार हटना है, आधा इंच दूर, फिर दबाना है, फिर हटना है, फिर दबाना है। आंख बंद करके ये क्रिया आप करेंगे और बार बार ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की साधना है, ये आप करेंगे। 108 बार करना है। आप मन में गिनते जाइए, दबाते जाइए, गिनते जाइए, दबाते जाइए, गिनते जाइए, दबाते जाइए, करते जाइए। दबाएंगे, माथे से आधा इंच दूर उंगली आएगी, फिर दबाएंगे, फिर आधा इंच दूर आएगी, फिर दबाएंगे, फिर आधा इंच दूर आएगी। इस तरह आपको 108 बार करते जाना है। कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, आज्ञा चक्र के केंद्र पर आप बढ़ रहे हैं और सीधे सीधे शैव ऊर्जा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस शैव ऊर्जा में प्रवेश के लिए आप अपने आज्ञा चक्र को शक्ति पुंज के रूप में विकसित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बार बार उसको स्पर्श करें, फिर उंगली हटा लें, आधा इंच दूर तक लाएं, फिर स्पर्श करें, फिर उंगली हटाएं। इस तरह आप करते रहिए। अभी संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, तब म्यूजिक की रिदम के साथ यह अभ्यास मैं आप लोगों को कराऊंगा। आज म्यूजिक की सुविधा नहीं बन पाई मेरी, इसलिए आप लोगों को स्व प्रयास से ये करना है। और आप लोग एकदम एकांत ध्यानस्थ आज्ञा चक्र की ओर समग्र होते हुए धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते हुए उसी केंद्र पर स्पर्श क्रिया करते रहिए। शनि देव की कृपा से, जो भगवान शिव के साधक गण हैं, जो भगवान शिव से साधना की ऊर्जा प्राप्त किए हैं, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के स्पर्श से आप भी भगवान शिव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्पर्श करिए, बढ़िए, स्पर्श करिए, फिर बढ़िए, फिर और स्पर्श करिए, फिर उंगली आधा इंच दूर लाइए, फिर वापस स्पर्श करिए। इस तरह आप लोगों को 108 बार करते चला जाना है। और करिए, और करिए, और करिए। सारे के सारे विचार, मस्तिष्क की सारी हलचल उसी आज्ञा चक्र में समाहित होकर जलकर नष्ट हो रही है। अब मस्तिष्क में कोई भी सांसारिक विचार शेष नहीं है। आप अपने मस्तिष्क को आज्ञा चक्र के केंद्र पर लाइए और करिए, और करिए, और करिए, और करिए।
गहराई में मस्तिष्क में प्रवेश करते जा रहे हैं आप। आज्ञा चक्र से अपने पीनियल ग्लैंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऊर्जा आज्ञा चक्र से प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है और पीनियल ग्लैंड की तरफ बढ़ रही है। और प्रवेश करिए, ऊर्जा को स्पर्श द्वारा प्रवेश करिए और प्रवेश करिए, प्रवेश करिए, प्रवेश करिए। आज्ञा चक्र के अंदर समस्त विकार, समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाहित होकर भगवान शिव की अग्नि में नष्ट हो रही है। इस भाव के साथ आप स्पर्श करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जिन जिन साथियों का 108 बार हो जाए वह लोग एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, लेकिन शरीर एकदम शांत रहेगा। नींद आ रही हो तो सो सकते हैं। स्वप्न आ रहे हो तो उन्हें भी देख सकते हैं। कोई रोने की इच्छा हो, रो सकते हैं। चीखने, चिल्लाने, जागने की इच्छा हो, वह भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ग्रंथि खुल रही है। सुनिए, आज्ञा चक्र की ध्वनि को सुनिए। आज्ञा चक्र आपसे कुछ कह रहा है, उसको सुनिए और ध्यान से सुनिए वह आपसे क्या कह रहा है। सभी साथी ध्यान से बाहर आने का प्रयास कीजिए। बाहर आइए, संसार की तरफ वापस लौटिए। आप सभी संसार की ओर वापस लौटिए। वापस लौटकर आज्ञा चक्र में जो ऊर्जा समाहित हुई थी उसको छोड़कर वापस आइए। छोड़ दीजिए और संसार की तरफ वापस आइए। वापस आइए। 1 मिनट बाद दोनों नेत्रों को खोलिएगा। जिनको नेत्र खोलने में दिक्कत हो वह धीरे धीरे नेत्र को खोलेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट बाद
नींद से बाहर आइए, जागृत होइए। जो साथी गहरी नींद में चले गए हैं वह वापस संसार की ओर आए। योग निद्रा से बाहर आइए। यह मात्र अभ्यास करवाया गया है, इसलिए योग निद्रा से बाहर आइए, संसार में वापस प्रवेश करिए। आइए आइए, आंखें खोलिए, अपने दोनों हाथों को मल करके अपने चेहरे को सेंकिए, चेहरे पर लगाइए। यह क्रिया 3 बार करनी है। आंखें खोलिए, अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पर लगाना है। सभी कैमरे ऑन करो। सारे कैमरे ऑन करो, कैमरों में देखना चाहे। इसमें हो जाएगा। जो जो साथी जाग गए हैं वो स्पीकर ऑन करके अपना अपना नाम बतलाएं। गुरुजी सुशील, अविनाश गुरुजी, गुरुजी सोमनाथ विवेकशील गुरु, राहुल, संजय गुरुजी, संजय विनोद, गुरुजी अय्यप्पा है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी निर्मल बंसल। गुरुजी धीरू कानपुर से। ठीक है, जितेंद्र कौशिक गुरुजी। जी जी। गुरुजी राकेश भारद्वाज। और बताइए। गुरुजी योगेश गोयल। गुरुजी पीयूष। जी। गुरुजी अय्यप्पा। या और जी, कोई यतेंद्र। साथी? मनीष मिश्रा गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा नाम अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार। ठीक है बेटा। 3 साथी नहीं आए लगता वापस। ये कौन कौन साथी हैं जो 3 नहीं आए हैं? कोई दूसरा देखकर बताइए। सभी लोग आ गए हैं? शिवाय नहीं आया गुरुजी शायद, मेरे ख्याल से। शिवाय जी नहीं आए। शिवाय जुड़े थे आज? माइक खराब बता रहा, माइक खराब है उनका शायद, बोला। तो ये एक छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने आज किया है। ये प्रयोग नित्य आपको सोते समय करना है। जब आप भोजन आदि कर लें तो इसके बाद बेड पर जाइए और बेड पर जब सोने की पूरी तैयारी हो तो एकाग्रता के साथ इस 12 मिनट के प्रयोग को करके आपको सोना है। आपको एक मंत्र अभी व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। यहाँ तक कोई उच्चारण में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सहरुद्राय नमः। आप लोग मेरे साथ उच्चारण भी करें सब लोग। ओम ऐं क्लीं 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 सहरुद्राय नमः। सहरुद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ला नहीं है, क्लिंग नहीं है, क्रिंग क्री नहीं, हाँ के आगे ला नहीं है, क्लिंग नहीं है, हिरिंग है। रिंग ओम ऐंग ह्रीं क्लीं सहरुद्राय नमः। ये भगवान शिव के रुद्राय नमः। ये भगवान शिव के 9 अक्षर पर आधारित तंत्रोक्त मंत्र है। इसमें ओम जो बीज मंत्र है वह अनादि स्वर है। ऐंग ऐंग जो है ये दुख हरता भगवान शिव का बीज अक्षर है। ऐंग ह्रीं ह्रीं जो है ये शिव की पत्नी विश्व माता सती का बीज अक्षर है। क्लीं क्लीं में 2 अक्षर है, एक आधा है, एक में मात्रा लगी है। तो यह दोनों अक्षर संयुक्त रूप से भगवान शिव और सती का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। सह का तात्पर्य है युगल स्वरूप, शिव का युगल स्वरूप। रुद्राय अर्थात शिव की ऊर्जा। नमः माने मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सह रुद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सह रुद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं सह रुद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। ओम ऐं ह्रीं सह रुद्राय नमः। ये आप लोगों को सोते समय अपना स्मरण करके सोना है और इस मंत्र को सोने के इस मंत्र के उच्चारण के बाद फिर आपको कोई भी अन्य कार्य नहीं करना है। जब सोने जाने लगे तो इसको करिए और करके आराम से सो जाइए। ये जो क्रिया मैंने मेडिटेशन की बताई है यह सुबह जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं, मतलब कि सूर्य उदय होने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक चटाई बिछा करके या कंबल बिछा करके, जिसको जिसमें आराम हो, लकड़ी हो लकड़ी पर बैठ सकते हैं, प्लास्टिक और लोहे पर नहीं बैठना है। और ये क्रिया करके और अगर ध्यान रम जाता है तो फिर 40 मिनट की निद्रा ले सकते हैं, क्योंकि ग्रंथि अभी एक्टिव नहीं है। इसलिए ग्रंथि जब एक्टिव होगी तो ये आपके अपने विकारों को खोलना शुरू करेगी और उस समय विकारों को खोलने के प्रोसेस को आधे रास्ते में नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर वह आपको कहती है कि निद्रा की जरूरत है तो आप सो जाइए, वह ग्रंथि अपने आप खुल करके आपको ताजगी के साथ पुनः उठा देगी। और अगर निद्रा नहीं आती तो सोने की जरूरत नहीं। शुरुआत में 7 से 8 दिन लोगों को इस क्रिया के बाद नींद आएगी, लेकिन 8 दिन के बाद ग्रंथि जब एक्टिव होने लगेगी तो नींद आनी बंद हो जाएगी। यह 2 क्रियाएं मैंने आज आपको बताई हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई चीज समझनी हो तो बताइए। ये यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जाप मानसिक करना है या बोल करके करना है सोते समय? मानसिक। जी धन्यवाद। जी गुरुजी, इसमें मेरा एक प्रश्न है कि ये जो प्रक्रिया करेंगे रोज के हिसाब से, तो इसमें जो भी हमारी रेगुलर साधना है वो कर सकते हैं या फिर उनको बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। आप देखिए, जो जैसा जी रहा है, किसी के जीने पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं। जो जैसे अपना जीवन यापन कर रहा है करे। ये वह अतिरिक्त साधना मैं बता रहा हूं जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग के
चक्रों को खोल करके आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। जब आप इस साधना में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको जो अनुभूतियां शुरू होंगी, जो आनंद आने लगेगा, तो आपकी वो चीजें अपने आप पीछे छूटनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं छोड़ने के लिए किसी से नहीं कह रहा हूं। जब तक स्वतः न छूटे तब तक मेरे कहने पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। यह प्रक्रिया 12 मिनट सुबह और 12 मिनट शाम की है, टोटल 24 मिनट। इस 24 मिनट में अगर आप इसको पूरे एकाग्रता से करते हैं तो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा और तरंगों का स्तर इतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आपको अपने अंदर दिव्य ऊर्जाओं का संचरण शुरू होता दिखाई देने लगेगा। और यह 3 महीने के बाद आप में वह सामर्थ्य पैदा होने लगेगा कि आप प्रकृति में किसी के भी साथ संवाद कर सकेंगे। लेकिन किसी भय, किसी तनाव, किसी हड़ाबड़ी, किसी जल्दबाजी, किसी औपचारिकता में इस क्रिया को करने की जरूरत नहीं। शांत मन से, जब मन शांत हो तभी करिए। अगर किसी परिस्थिति में किसी को ट्रेन में लेने जाना है, छोड़ने जाना है, कुछ करना है, तो फॉर्मेलिटी में जबरदस्ती कर लिया और भागे चले जा रहे हैं, ये मत करिए, उस दिन मत करिए सर। लेकिन 3 दिन से अधिक का क्रम टूटना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा, वरना फिर आपको शुरू करना पड़ेगा और फिर 40 दिन इस पर देने पड़ेंगे। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की? गुरुजी नमस्कार गुरुजी, अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश जी आप बोल दीजिए। वो प्लेस किधर टच करना है गुरुजी, थोड़ा एक्यूरेट प्लेस? प्लेस दोनों भौं के ऊपर, आज जिस जगह लेडीज लोग टीका लगाते हैं, ये जो जगह है, आप खुद देखिए, आपको वहां पर कुछ गड्ढे जैसा दिख रहा है, जिस जगह गड्ढे जैसा दिख रहा है उसी जगह करना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है गुरुजी, योगेश बोल रहा हूँ। प्रेगनेंसी में कर सकते हैं ना गुरुजी इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, यात्रा में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और सभी को करना चाहिए। ये आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, मिड ब्रेन को एक्टिव करता है। हम लोग या तो लेफ्ट ब्रेन में जिंदगी गुजार देते हैं या राइट ब्रेन में गुजार देते हैं, मिड ब्रेन को एक्टिव करते ही नहीं है। और हम अगर मिड ब्रेन को एक्टिव कर लें तो फिर बहुत कुछ ऐसे अपने आप होने लगेगा जो आप बस सिर्फ सोचेंगे और चीजें हो जाएंगी। और कोई साथी, कोई जिज्ञासा? गुरुजी मेरा प्रश्न है, एक तो जैसे अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, तो उस समय नहीं करना इसको उठते सारे? 4 बजे मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ये 2 घड़ी का होता है। 2 घड़ी माने 48 मिनट। तो सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठने का आदि, जैसे मैं 3:30 बजे उठता हूँ, तो मैं 3:30 बजे उठ करके इस क्रिया को करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं तो कोई दिक्कत है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पता लगे 9 बजे सो के उठे और बैठ गए चटाई डाल के, ये उचित नहीं है। इसलिए सूर्य उदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के मध्य में कभी भी किया जा सकता है। अगर इससे पहले कर सकते हैं तो आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए शाम का भी कोई समय निश्चित है गुरुजी? शाम का कोई समय नहीं, दिन में एक ही बार करना है। सोते समय मंत्र का जाप करके भगवान शिव का ध्यान करके सो जाना। और जब सुबह करनी है, क्रिया भी करनी है और मंत्र का भी उच्चारण करना है, दोनों चीजें करनी? सुबह बस सिर्फ क्रिया करनी है। अगर आपकी इच्छा है तो आप मंत्र, अभी मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा सबको, मंत्र को लगा दीजिए मोबाइल पर, मंत्र बजता रहेगा और आप अपनी क्रिया करते रहिए। 12.5 मिनट का मंत्र 108 बार है, चाहे तो, लेकिन आवश्यक नहीं। लेकिन करेंगे
तो एकाग्रता शुरुआत में बनाने के लिए मंत्र सहयोगी हो जाएगा। लेकिन यह मंत्र की क्रिया सोते समय करना है और स्पर्श की क्रिया प्रातः काल करना है। जिस जगह महिलाएं टीका लगाती हैं, लोगों पर जो तंत्र के हमले होते हैं वो इसी क्षेत्र से होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में तांत्रिक हमलों से बचने के लिए महिलाएं यहाँ पर बिंदी लगा लेती थी और पुरुष जो होते हैं वो यहाँ पे वो चंदन का टीका लगाते थे। शैव जीवन शैली में भस्म का टीका लगाने का विधान, इसलिए भस्म का टीका भी लगाया जा सकता है, चंदन का टीका भी लगाया जा सकता है, केसर का टीका भी लगाया, कोई भी एक टीका लगाया जा सकता है जिससे कि तंत्र के हमले से बचा जा सके। लेकिन अब उस स्तर के तांत्रिक ही नहीं बचे जो तंत्र से उतना कठोर हमला करें, इसलिए लोगों में टीका लगाने की प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लेकिन जो टीका लगाने के पीछे मूल उद्देश्य था वो यही था कि तंत्र के द्वारा ब्रह्मांड पर जो हमला किया जाता है उसको रोकने के लिए टीका लगाना चाहिए। अगर आप लोग अपने ब्रह्मांड को जागृत कर रहे हैं, आज्ञा चक्र को जागृत कर रहे हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए टीके का प्रयोग करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। एक प्रश्न है, बताएं। यतन बोल रहा हूँ। जैसे जब ये प्रक्रिया करते समय बार बार टच करते हैं फिंगर से अपने इस क्षेत्र को, तो थोड़ी एकाग्रता आ जाती है और उस बीच में काउंट भूल जाते हैं। मतलब जैसे मैंने भी किया, तो उसमें 108 तक की कैसे दोबारा 108 मैंने एक नंबर दिया है। जैसे ऐसा नहीं है, मैंने जैसे देखा अनुलोम विलोम 3 बार अनुलोम मारा, 3 बार विलोम मारा, क्या हो गया अनुलोम विलोम? नहीं, टोटल 12 साढ़े 12 मिनट तक करना है। अगर और बढ़ा सकते हैं तो आप 15 मिनट कर लीजिए, 25 मिनट कर लीजिए, जब तक आपकी एकाग्रता शून्य पर न चली जाए। शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा, फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो यही काम आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर होने लगेगा। कोई गणित नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कुछ नहीं है। हम बस सिर्फ इसलिए 108 शब्द बोल रहे हैं जिससे कि लोग फॉर्मेलिटी में 10-12 बार 15 बार लगा करके और कहते हो गया, ये न करें। कम से कम 10 से 12 मिनट शुरुआती दौर में करें, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास होता जाएगा तो यह समय अपने आप कम होता जाएगा। 12 मिनट करने पर आप कितने भी कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, एकाग्रता में प्रवेश करेंगे ही। यह मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैंने 12 मिनट की घोषणा की है। जी धन्यवाद। दूसरा, जब ये थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो वहाँ पे कोई किसी नर्व में पल्सेशन फील होता है, क्या वो स्वाभाविक है? स्वाभाविक है। यही आज्ञा चक्र और पीनियल ग्लैंड को जोड़ने की ग्रंथि का वो है। अभी इसमें चिंगारी सी महसूस होगी, उसके अंदर आग निकलती सी महसूस होगी, कभी उसके अंदर आपको पानी की शीतलता महसूस होगी, कभी आपको उसके अंदर वायु की हलचल तूफान जैसा महसूस होगा। ये सब पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र के मध्य की जो दूरी है उसको एकाग्रता से जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिसके जैसे संस्कार है, जैसे पूर्वाग्रह है, पूर्व जन्म में जिस परिवेश में जो जैसा रहा है, पला है, उसके अनुसार हर व्यक्ति की अनुभूति और अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। इसके लिए कोई भी एक दूसरे की 2 कॉपी नहीं होगा। जी, और आपने कहा था कि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इस प्रक्रिया के समय की आज्ञा चक्र की आवाज सुनो, मुझे शायद आपने ऐसा कुछ निर्देश दिया था। बिल्कुल, आप जब इसको करने लगेंगे तो एकाग्रता में जब आप अपने शून्य में प्रवेश कर लेंगे तो आपको इसके अंदर अपने अंदर ब्रह्मांड के ग्रहों के मूवमेंट की आवाज सुनाई देने लगेगी। और वह ब्रह्मांड के ग्रहों की मूवमेंट की जब आवाज सुनाई देने लगे तो इसका मतलब ये है कि हम अब पीनियल ग्लैंड को जागृत करने के काफी निकट आ गए। जी धन्यवाद। और कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहते हैं?
गुरुजी आपने जो अभी बोला उसको एक बार रिपीट करेंगे दोबारा आप? अभी तक सुन क्यों नहीं रहे? वीडियो में सुन लीजिएगा, वीडियो भेज देंगे। आज जो मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, बोलिए। कि ये जो सवेरे और शाम को टच करने का, अगर कोई, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा में जानना चाह रहा था कि शाम को भी कर सकते हैं या सिर्फ सवेरे ही? आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार नमाज की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अति करने की जरूरत क्या है? मैं सिर्फ इसमें भी कोई समय निश्चित करना है या किसी भी समय किया जा सकता है? किसी भी समय। जैसे कोई समय निश्चित नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी समय कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में मैंने बताया सूर्य उदय से 48 मिनट के अंदर। जो लोग जल्दी उठते हैं वो थोड़ा जल्दी करते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। बताइए, नाम बताओ बेटा। मेरा नाम दामोदर है गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी अगर हम जब क्रिया करते हैं और निद्रा आती है तो अगर वो निद्रा अनंत चल तो सो सकते हैं, उधर ही लेट सकते हैं कि बिल्कुल बैठे वहीं बैठे ही ना, जहाँ जैसे ही निद्रा आए शरीर को तुरंत ढीला छोड़कर सो जाइए। इसका मतलब ये है कि आपने अपने ग्लैंड को एक्टिव कर लिया। जी। एक बार स्पर्श में आए सो जाइए, 10 बार स्पर्श में आए सो जाइए, 50 बार स्पर्श में आए सो जाइए। सोने का मतलब ही ये है कि आपका ग्लैंड एक्टिव हो गया। जी। मैं एक और प्रश्न यतन बोल रहा हूँ। तो जिस तरह से निद्रा आ रही है, इस तरह से क्या आहार, भय, मैथुन ये भी ट्रिगर हो सकते हैं? सब खत्म हो जाएगा। आप एक क्रिया शुरू करिए, इसके बाद सारे विज्ञान में आपको बताता जाऊंगा। तो ये सारी चीजें एकदम शांत होकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद। आज जिन लोगों ने किया उनमें से कुछ साथी अपनी कोई अनुभूति 2-3 बताना चाहें तो बता दें। गुरुजी प्रणाम, विनोद बोल रहा हूँ गुरुजी। बोलो। जैसे आपने बोला कि थोड़ा ध्यान करना, तो मेरे ध्यान में क्या हुआ, मेरा एकाग्र हो गया मैं। तो क्या हुआ, मेरी श्वास की क्रिया, जैसे कपालभाति की श्वास की क्रिया होती है, वो मेरी बढ़ गई थोड़ी देर के लिए। क्षणिक ज्यादा 20 सेकंड मेरी श्वास की क्रिया बढ़ गई। कोई बात नहीं। तो उसके बाद जैसे आपने बोला भाई शांत होने के लिए, तो उसका मैं शांत हो गया। ये विकार का जो संग्रह है संस्कारों का आपके चित्त के अंदर, ये चित्त के संस्कार अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपकी इंद्रियों को एक्टिव करेंगे। किसी के अंदर अधिक खाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, किसी के अंदर अधिक संभोग करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, किसी के अंदर अधिक अध्ययन करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। डरना नहीं, यह क्रिया निरंतर करते रहना। ये क्रिया जिस प्रवृत्ति को पैदा करेगी उसी प्रवृत्ति को यही क्रिया शांत करेगी। इसलिए यह आपकी ग्रंथि को खोल रही है और ग्रंथि के खुलने पर विकार बढ़ेंगे, घबराइए नहीं। और ग्रंथि को और खोलते जाइए और खोलते जाइए और खोलते जाइए और खोलते जाइए तो वह विकार नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसमें किसी तरह के भयभीत होने की जरूरत नहीं। जी, इसमें कोई भी क्रिया, शारीरिक क्रिया हो सकती है? कोई भी शारीरिक क्रिया, जिसके जैसे संस्कार पूर्व जन्म के कुंठा के रूप में दिमाग के अंदर, चित्त के अंदर संग्रहित है, वो एक एक करके खुलते चले जाएंगे। और कोई साथी? गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस है एक जब मैं ये कर रहा था तो बिल्कुल जब मैं अपनी आंखें खोली थी तो हल्का सा थोड़ा सा चक्कर से भी आए थे गुरुजी, बिल्कुल हल्के से, ज्यादा नहीं, बहुत हल्के। आएंगे भयभीत मत होइए। और जी कोई जी साथी? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। मैं जब कर रहा था तो एकदम से मेरे को लगा मेरे विचार बहुत कम हो गए। जैसे नॉर्मल रूटीन में बहुत चलते हैं, तो एकदम से लगा जैसे विचारों पे कुछ अंकुश लग गया, एकदम से ब्लैंक सा माइंड सा फील हुआ। यही तो करना है। विचार ही तो सब समस्या की जड़ है। विचार विहीन मस्तिष्क जिस क्षण हो जाएगा, उसी क्षण अंतरिक्ष की ऊर्जाएं आपसे संपर्क करके आपको दिव्य पुरुष में बदल देंगी।
इसी के लिए तो मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। आज पहले दिन पहली बार में ही आप लोग इतने अच्छे परिणाम बता रहे हैं। मुझे लगता है 7 दिन बाद जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब तक आप लोगों की अनुभूति और गहरी हो चुकी होगी, और बिल्कुल किसी भी जगह डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग का पहला प्रथम अभ्यास है। इस तरह के 7 अभ्यास मैं बताऊंगा। 3 आपको दिव्य अभ्यास, आपको कुछ नहीं करना है, मैं करवाऊंगा। और इसके बाद ब्रह्मास्मि क्रिया योग का बेसिक कोर्स पूरा हो जाएगा। जब आप इस बेसिक कोर्स का लंबे समय तक अभ्यास कर लेंगे और ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समेटने का सामर्थ्य पैदा कर लेंगे, उस ऊर्जा को फलीभूत करना, उसके द्वारा अपने शरीर को संचालित करने का अभ्यास कर लेंगे, तब फिर कभी हम लोग मिल करके एडवांस कोर्स में सिद्धियों की प्राप्ति का अभ्यास करेंगे। ठीक है? और कोई साथी कुछ जानना चाहता है? गुरुजी, मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा आपको कि एकाग्रता बढ़ी और मेरे मस्तिष्क में जैसे लग रहा था कि परम आनंद की अनुभूति हो रही है, और थोड़ा निद्रा का अंश था हल्का, लेकिन आनंद ज्यादा आ रहा था। ठीक, अच्छी बात है जी। मतलब कोई मतलब मैं पूछना कि मैं तो जो है वही बताया है आपको, लेकिन ठीक है। तो और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हो तो कर ले, समय काफी हो रहा है। गुरुजी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। बताइए। जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सभी बहुत ही उत्साहित हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि ये हो सकता है ये मेरे पूर्वाग्रह की वजह से हो, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, देखा कि जैसे आप बताते हैं कि हमें ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो कई जगह मैंने सुना कि वो कुछ हानिकारक भी हो सकता है, कहीं पे अटक भी जाती है ऊर्जा, कुछ ऐसा। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने किसी को अटकते देखा? जी नहीं। तो फिर क्यों पागलपन में घूम रहे हैं? ठीक है। और कोई अगर ऐसी बात होगी तो आपको कष्ट पहुंचा के हमें आनंद तो आएगा नहीं। चलिए, ठीक है। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जो मंत्र है उसमें हिंग और क्लिंग में आधा गा का उच्चारण है क्या? नहीं, ह्रींग है, ह्रींग। हा नीचे आधा र, बड़ी की मात्रा और बिंदी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, मैं दामोदर। गुरुजी, अभी भी वो चुंबकीय जैसा मतलब यहाँ माथे पे हो, वो बना रहेगा आपके, आप उससे परेशान मत होइए। ये पिछली बार जब मैंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग का सत्र लिया था तो एक साथी थे, उनको 1.5 महीने तक वो चुंबक जैसा चिपका हुआ महसूस होता रहा, इसलिए उसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यह आपके अंदर की ग्रंथि को एक्टिव कर सकता है। जी गुरुजी। इस प्रयोग के साथ रात में सोइए और सवेरे उठ करके स्पर्श करने का बनाइए। आप देखिए, आपको जीवन में ऐसी ऊर्जाओं का आपसे संपर्क होना शुरू हो जाएगा जो आपकी कल्पना के बाहर। ठीक है? जी गुरुजी। तो आज का सत्र पूरा किया जाता है और हम लोग अगले शनिवार मिलेंगे। सुबह के वक्त में स्पर्श क्रिया करनी है, शाम को सोते वक्त मंत्र की क्रिया करनी है। यही 1 हफ्ते का अभ्यास है। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो हम लोग आहार विहार विचार को कैसे नियंत्रित करना है इस पर सत्र में चर्चा करेंगे। और जब हम अपने आहार विहार विचार को नियंत्रित करके इस क्रिया को आगे चलाते रहेंगे
तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जाओं का संचरण होना शुरू हो जाएगा। इसी आशीर्वाद, इसी विश्वास, इसी देव कृपा के साथ आप सभी को बहुत बहुत इस योग अभ्यास में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम।